हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे और कंपनी का नाम है साइंट डीएलएम, साइंट डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये साइंट कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उसका सब्सिडियरी है। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि साइंट डीएलएम को अलग से लिस्ट किया जाए। तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन है बहुत ही अच्छा है और इसका टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो कंपनी है दिस इज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो मुझे लगता है जो ईएमएस सेक्टर है वो इंडिया में अभी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे बड़े कंपनियां इंडिया में आ रहे हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मुझे लगता है ये सेक्टर आगे बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और जो इंडिया में जितने भी ईएमएस कंपनीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो रिसेंटली हम देख सकते हैं बहुत सारे कंपनियों का आईपीओ हुआ है इस सेक्टर में। जैसे कुछ नाम, जो सबसे बड़ा कंपनी है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, देन सिरमा एसजीएस, काइनेस टेक्नोलॉजीज, रिसेंटली आईक्यू लाइटिंग्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे कंपनियों का आईपीओ आया। तो मुझे लगता है जो मैनेजमेंट अपना फोकस करना चाहती है, इस बिजनेस को बढ़ाना चाहती है और आईपीओ में काफ़ी फंड रेज करेंगे। तो इस फंड को यूज़ करेंगे एक्विजिशन के लिए, कैपेक्स के लिए। तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत अच्छा है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आईपीओ का डिटेल्स को क्विकली समझ लें, उसके बाद हम बिजनेस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बिजनेस को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा जून 27 को और लास्ट डेट है जून 30। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर और जो आईपीओ का प्राइस बैंड है दैट इज फ्रॉम 252 टू 65 पर शेयर। लॉट साइज है 56 शेयर्स और जो टोटल इशू साइज है वो है 592 करोड़। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये 592 करोड़ कंपनी आईपीओ से रेज करना चाहती है और ये टोटली फ्रेश इशू है। देखिए, फ्रेश इशू और ओएफएस का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आईपीओ आता है तो आईपीओ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश इशू कितना है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी नया शेयर्स जारी करेगी आईपीओ में और वो सारा जो मार्केट से फंड उठाएगी दैट विल गो इनटू द कंपनी, यानी कंपनी उस माल को लेके बिजनेस में लगाएगी, कैपेक्स करेगी, एक्विजिशन करेगी, डेट कम करेगी, मतलब कंपनी का धंधे में लगेगा। लेकिन जो ओएफएस होता है उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या जो प्रमोटर है वो अपना शेयर्स बेचते हैं। दैट इज लाइक ए सेकेंडरी ट्रांजेक्शन। जितना भी पैसा उठाएंगे वो सारा का सारा वो जो एग्जिटिंग इन्वेस्टर है या प्रमोटर वो वहाँ पे माल ले लेंगे, वो कंपनी में नहीं लगने वाला है। बट यहाँ पे ये अच्छा चीज़ है कि जो भी 592 करोड़ मार्केट से उठाएंगे वो कम्प्लीटली फ्रेश इशू है जो कि बिजनेस में लगेगा। और ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि ईएमएस सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो बहुत सारे कंपनियों को फंड चाहिए, इसलिए तो सारा आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगने वाला है। अभी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 5,69,41,471 और इस आईपीओ में जो नया शेयर्स कंपनी जारी करेगी वो है 2,23,39,623। तो आफ्टर आईपीओ अगर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखें तो वो बढ़ के हो जाएगा 7,92,81,094। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए, ये तो था आईपीओ का डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, मतलब जो 592 करोड़ मार्केट से उठाएगी उसका इस्तेमाल किस तरह का करने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएगी 291 करोड़। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा। और कैपेक्स करने वाली है 43 करोड़। रीपेमेंट ऑफ डेट मतलब बोरोइंग्स घटाएगी, जो कि 160 करोड़ का बोरोइंग्स घटाने वाली है इस पैसों में से। और 70 करोड़ यूज करेगी फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस, यानी कोई और छोटा कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो मुझे लगता है ये जो प्लान बहुत अच्छा है कि वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स और डेट रिडक्शन में कंपनी यूज करने वाली है 592 करोड़ को। सो दिस इज वेरी गुड, जो इंटेंशन बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का। तो अभी चलिए कंपनी का बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि दिस कंपनी इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी ईएमएस के अंडर दो तरह का बिजनेस करती है। एक है बिल्ड टू प्रिंट, B2P। तो B2P में क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं उनका डिज़ाइन होता है, दे ओन द डिज़ाइन, और यहाँ पे जो अपना कंपनी साइंट डीएलएम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस देती है। ये हो गया B2P। और दूसरा कैटेगरी है B2S, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइंट होते हैं वो सिर्फ आके साइंट को बोलते हैं कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरा स्पेसिफिकेशंस चाहिए। तो वहाँ पे साइंट डीएलएम अपना डिज़ाइन खुद करती है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये 2 कैटेगरी है। अगर हम उनका प्रोडक्ट कैटेगरी का समझे कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट्स बनाती है यानी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पीसीबीए, दूसरा है केबल हार्नेस एंड तीसरा है बॉक्स बिल्ड्स। तो ये जो बॉक्स बिल्ड्स है जो बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज होंगे, जैसे कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट, तो इस तरह का क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज किया जाएगा। तो अगर कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है उसके बारे में बात करें तो दो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे हनीवेल इंटरनेशनल, थेल्स ग्लोबल सर्विसेज, एबीबी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोल्बियो 152 डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। तो बहुत सारे नामी दामी क्लाइंट्स हैं इनके। तो यहाँ पे बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझना चाहेंगे, वो है कि जो इनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, कौन सा प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो देखिए, जो 2023 मार्च 31 ये जो फिनेंशियल FY 23 था, यहाँ का जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 62%, बॉक्स बिल्ड 32%, केबल हार्नेस 1.37% एंड अदर्स है 3.6%। तो यानी 62% एंड 32% लगभग हो गया कितना, 94%। तो 94% कंट्रीब्यूशन आता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली एंड बॉक्स बिल्ड। तो ये 2 मेजर कैटेगरी है इस कंपनी का बिजनेस में। तो चलिए अभी कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी का फाइनेंशियल्स किस तरह का था। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में रेवेन्यू था 628 करोड़, 2022 में 720 करोड़, 2023 में 832 करोड़। मतलब साल दर साल यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर हम EBITDA की बात करें तो 45 करोड़ था 2021 में, बढ़ के हो गया 84 करोड़ 2022 में और 87 करोड़ 2023 में। EBITDA मार्जिन की अगर बात करें 7.3% 2021 में, 11.6% 2022 में और 10.5% 2023 में। अगर पैट की बात करें, जो टोटल प्रॉफिट था 11 करोड़ 2021 में, 39 करोड़ 2022 में एंड 31 करोड़ 2023 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 और 2023 में अगर कंपेयर करें, इवन दो टॉप लाइन में ग्रोथ हुआ है बट EBITDA एंड पैट में डी ग्रोथ हुआ है। तो उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि 2023 में जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस था वो काफ़ी एलिवेटेड था, जैसे कमोडिटीज का प्राइस। तो मुझे लगता है उसके कारण इनका प्रेशर आया होगा EBITDA मार्जिन एंड पैट मार्जिन पे। अगर कंपनी का डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट और बोरोइंग्स है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2021 में डेट था 233 करोड़, 22 में 293 करोड़ एंड 23 में बढ़ के हो गया 314 करोड़। और जहाँ कंपनी का नेटवर्थ 2023 में 197 करोड़ है, तो 197 करोड़ नेटवर्थ के सामने 314 करोड़ का डेट थोड़ा हाई है। बट हाँ, कंपनी IPO के बाद 160 करोड़ का डेट कम कर देगी, उसके बाद भी लगभग 150 करोड़ का डेट कंपनी के पास रहेगा, विच इज़ ओके, मैनेजेबल। ना कमिंग टू द वैल्यूएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे मार्केट पे ला रही है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि FY 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 31.7 करोड़, तो चलिए 32 करोड़ मानते हैं। और पोस्ट IPO कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 7,92,21,094। तो यहाँ पे अगर 32 करोड़ का जो प्रॉफिट है और टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो EPS है वो निकल के आ रहा है 4.03। और जो प्राइस पे जो कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है, अपर बैंड को देखें तो वो है 265 जो शेयर प्राइस होगा डिवाइडेड बाय EPS जो कि आ रहा है 4.03 आफ्टर इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब आफ्टर IPO। तो वो हो जाएगा 66 का P, यानी 265 शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS 4.03। तो ये जो 66 का P कंपनी निकाला है, अगर हम कंपेयर करें इनका जो पीयर्स के साथ तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर हम IQ लाइटिंग्स का बात करें वो अभी 70 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो वो 64 में P में ट्रेड कर रहा है। डिक्सन की अगर बात करें
तो वो यहाँ पे 101 पी में ट्रेड कर रहा है। तो उसके अलावा उसके सामने ये कंपनी 66 का पी पे ला रही है, तो वो अपना पीयर्स का पी देखते हुए ला रहे हैं। तो इसमें कोई मैनेजमेंट की तरफ से बुराई नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट तो चाहेगा उनको अच्छा भाव मिले मार्केट से। बट मुझे लगता है ये पी थोड़ा हाई है एज एन इन्वेस्टर। मेरे को अगर बिलो 30 का पी होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, इवन 40 तक भी सही रहता। बट 66 का पी में मैं इन्वेस्ट करके मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा इसमें मुनाफा या मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो देखिए, जो मेरा ओपिनियन है इस कंपनी का आईपीओ को लेकर, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये काफ़ी वास्ट सेक्टर है। तो यहाँ पे हमें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, इवन दो वो सारे ईएमएस का कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो भी ईएमएस है, बट वो क्या करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, एसी, रेफ्रिजरेटर। तो इनका जो क्लाइंट बेस है काफ़ी वास्ट है। और एक कंपनी जो मुझे डीपली मालूम है, जैसे आईक्यू लाइटिंग्स का जो रिसेंटली आईपीओ है, दे आर इनटू जो एलईडी लाइटिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट ये जो कंपनी साइंट डीएलएम आने वाली है, तो ये दिस कंपनी का जो अगर बिजनेस कैटेगरी देखें तो दे आर इनटू मोरली एरोस्पेस डिफेंस पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एरोस्पेस डिफेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम मतलब ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एरोस्पेस में FY23 में 20% कंट्रीब्यूशन था, डिफेंस में 37 कंट्रीब्यूशन था, और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो 16% कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रियल्स जो है 25% कंट्रीब्यूशन किया। तो यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस में कंपनी क्या बनती है, कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वेलेंस रैडर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाती है अपने क्लाइंट्स के लिए। और जो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस है, वहाँ पे कंपनी मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट, इस पे फोकस करती है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहाँ पे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन हो गया, या जो एनर्जी स्टोरेज हो गया, इंडस्ट्रियल आईओटी हो गया, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए, कंपनी का जो बिजनेस कैटेगरी है दैट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स जो हेवी इंडस्ट्री है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो मेरा पर्सनली मैं उन कंपनियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दोज आर मोर फोकस्ड इनटू क्लाइंट्स ऑफ लाइक जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, या जैसे जो कंज्यूमर इक्विपमेंट्स है, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या जो लाइटिंग, फैन, आजकल आईओटी वाला जो डिवाइसेस आ रहे हैं, तो उस पर जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड है, मेरे को उस तरह का कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है। तो साइंट डीएलएम एज ऑफ नाउ, इवन दो दे आर इनटू ईएमएस कैटेगरी, बट उनका जो क्लाइंट बेस है वो मोस्टली एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज में है। तो उस पर मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं डिक्सन जैसा कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, बट डिक्सन में मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, बट उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो मैं अभी उसमें निवेश नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में देखते हैं, अगर कोई उस तरह का कंपनी आती है जो अपने आप को पिवट कर पाएगी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, या इवन कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, और जो ऑटोमेटिव, जो आजकल ऑटोमेटिव में भी ये कंपनी का कैटेगरी में वो अपना वेबसाइट में दिखा रहे हैं कि वो ऑटोमेटिव और कम्युनिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पर उनका जब रेवेन्यू में देखते हैं कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा मिले जो ऑटो कंपोनेंट्स, जो ऑटो का जो डिजिटल आजकल सेमीकंडक्टर ऑटो में काफ़ी यूज होता है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, या जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, या जो डीपली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, तो उस पर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिलहाल साइंट डीएलएम में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। बेसिकली उसका दो रीज़न है। सबसे पहले इसका जो बिजनेस है हैवी कोर इंडस्ट्री जैसा एरोस्पेस, डिफेंस में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, विच आई एम नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट। और दूसरा चीज़ ये है, वैल्यूएशन भी हाई लग रहा है। 66 का ट्रेलिंग पी में कंपनी ला रही है, इवन दो जो पीयर कंपनी है उसमें लगभग ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिख रहा है। बट मेरा दो कंपनी में इंटरेस्टेड है, जैसे कैलकम विजन, आप देख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा कंपनी है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो, नो रिकमेंडेशन अगेन। तो ये दो कंपनी को मैं स्टडी कर रहा हूँ, और मैं इसमें कभी भी निवेश कर सकता हूँ। उनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और कंपनी का बिजनेस में मेरे को इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, ये था साइंट डीएलएम के बारे में, इसका आईपीओ का बारे में हमने डिस्कस किया।
वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया और कंपनी का बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, इवन कंपेयर भी किया बाकी कंपनीज जो लिस्टेड है। तो मेरे तरफ से ना है, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बिजनेस को डिटेल में पढ़िए, रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस अप्लाई की है कंपनी उसको डिटेल में समझिए। अगर पसंद आया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे एरोस्पेस डिफेंस ये हैवी इंडस्ट्री में पसंद नहीं है, हो सकता है आपको पसंद आए। और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, अदरवाइज वो अलग से आईपीओ लेके नहीं आते, फंड रेज नहीं करते। जब भी कोई मैनेजमेंट या कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि बाजार से या मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो मुझे यहाँ पे इंटेंशन तो पॉजिटिव दिख रहा है, जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन और उसका जो इन्वेस्ट जो क्लाइंट जिस सेक्टर से आते हैं वो मुझे थोड़ा यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, और मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं या आगे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस ऑफ साइंट डीएलएम। तो यहाँ पे एक चीज़ जो छूट गया था वो है कि अभी बिफोर आईपीओ 92% प्रमोटर्स यानी साइंट कंपनी ओन करती है, और जो बाकी का शेयर है वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे के पास है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में है। और आफ्टर आईपीओ इस कंपनी के पास स्टिल 66% का शेयर होल्डिंग रहेगा साइंट के पास, तो प्रमोटर का इन द गेम रहेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, तो मैनेजमेंट का इंटेंशन यहाँ पे सही दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो आईपीओ समझना चाहते हैं, एनालिसिस समझना चाहते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।